हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी लर्निंग हब। आज की जो फाइल है वो एक्सन रिसर्च की फाइल है, जो बीएड थर्ड सेमेस्टर की फाइल है। एक्सन रिसर्च बीएड थर्ड सेम की ये फाइल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या आपको करना है, एक्सन रिसर्च की फाइल एक्चुअली में कैसे बनानी है। इसमें भी सेम दो पॉइंट्स लेंगे हम, एक तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और दूसरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं। किसी भी फाइल में सबसे पहले हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लिखते हैं। इंडेक्स लिखने के बाद हमने एक्नॉलेजमेंट लिखा है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो एक्शन रिसर्च की मीनिंग जो कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आ जाएगा, ठीक है क्या एक्शन रिसर्च, वो एक्सप्लेन किया हुआ है। ये टर्म फर्स्टली कोलिवर ने दिया था, इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिखा है। फिर एक कोटेशन लिखा है मैंने। फिर एक्शन रिसर्च के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ठीक है, हम क्यों एक्शन रिसर्च करते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, किसी पर्टिकुलर क्लास की किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर होता है, ठीक है ना। जैसे कि ऐसा नहीं है कि हम किसी मान लो क्लास सेवन्थ के लिए लिख रहे हैं तो पूरे क्लास के बारे में लिखेंगे, सेवन्थ के जितने भी सेक्शंस होंगे उसके बारे में लिखेंगे। नहीं, एक्शन रिसर्च सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास में हो सकता है। जैसे सेवन्थ ए का हो सकता है, सेवन्थ बी का हो सकता है, ठीक है। और उनमें अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसमें बच्चों को किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, ठीक है। उसके लिए आप अपने एक हाइपोथेसिस बनाओगे। आप देखोगे कि आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उससे सोल्यूशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। आप जो सोल्यूशन दे रहे हो उसका बच्चों पे इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, ये पूरी एक्शन रिसर्च है एक तरह से। उस पर आप रिसर्च करके देखते हो। तो सबसे पहले हमने नीड्स लिखे, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है एक्शन रिसर्च के, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका स्कोप क्या क्या है, क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इसके स्कोप में बेसिकली एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए अच्छा है, ठीक है। लोगों को पता चलेगा एक्चुअली में कहाँ पे हम टीचर्स कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं या फिर कहाँ पे अपने आप को चेंज कर सकते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे इसके स्कोप में, ठीक है। फिर एम्स क्या है एक्शन सॉरी एरियाज़ क्या है एक्शन रिसर्च के, और इसके साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। एक्शन रिसर्च एक्चुअली में हम कर क्यों रहे हैं, क्या इसका फ़ायदा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे बेसिकली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के थे। इसके बाद हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे। तो बेसिकली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ले सकते हो। मैंने जो लिया है यहाँ पे, ठीक है, वो एक क्लास सेवन्थ ए की प्रॉब्लम को लिया है कि वो साइंटिफिक टर्म को, बायोलॉजी के जो भी साइंटिफिक टर्म होते हैं, बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं, उनको याद करने में उनको प्रॉब्लम होती है, उनके बारे में उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं अगर पूछ लूँ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम्स मैंने नोटिस की थी कि वो जो जितने बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं उनको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, उनको याद नहीं कर पाते, उनकी स्पेलिंग याद करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने बारे में लिखना है, आपने क्या किया है और आपका एक्सपीरियंस क्या होता है। जो आपने वो 40 लेसन प्लान पढ़ाया है ना थर्ड सेमेस्टर में, बेसिकली लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होता है। उसी 40 लेसन प्लान में आप नोटिस करते हो कि क्या प्रॉब्लम थी, और उसी के पढ़ाने के दौरान ही आप उसको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करके देखते हो कि वो सोल्यूशन काम कर रहा है कि नहीं। आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो, ठीक है। तो कॉलेज का नेम लिखा है मैंने, क्लास लिखा है, किस क्लास पे मैंने ये किस क्लास की किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में मैंने ये प्रॉब्लम देखी थी और मैंने उस पर सॉल्यूशन डालने की कोशिश की थी। फिर एक्शन रिसर्च के हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिकली जितने भी एक्शन रिसर्च होते हैं वो थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखेंगे कि प्रॉब्लम का एक्चुअली में स्टेटमेंट क्या है, एक सिंपल लाइन। फिर बैकग्राउंड क्या है इस प्रॉब्लम की, तो बहुत सारे बैकग्राउंड्स हो सकते हैं, ठीक है, कि क्यों, क्योंकि उन्होंने अभी तक बायोलॉजिकल टर्म्स नए हैं उनके लिए, ये भी हो सकती है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। इसके प्रॉब्लम को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने कैसे नोटिस किया। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को जब मैं पूछती थी तो आंसर नहीं कर पाते थे, वर्ड्स ही नहीं समझ पाते थे, उस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, उस वर्ड की स्पेलिंग नहीं समझ पाते थे, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे उस प्रॉब्लम की लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन ये है कि वो एक पर्टिकुलर क्लास के एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर ही वो प्रॉब्लम थी, उसकी भी कुछ बच्चों के अंदर, ऐसा नहीं था कि सारे बच्चे एक जैसे हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे क्लास में 25 बच्चे थे, उसमें से 14 बच्चों के को मैंने देखा कि ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है। और इसी के अलावा इसके अलावा अगर मैं क्लास 7B में चली जाऊँ तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो मैंने एक पर्टिकुलर क्लास के एक पर्टिकुलर सेशन को ध्यान में रख के, मतलब लिमिटेशन यही है कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास के कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर इफ़ेक्ट क्या होती है, प्रॉब्लम की इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है। तो उनको साइंटिफिक जितने भी साइंटिफिक वर्ड्स थे
उनको समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से वो बायोलॉजी को अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है, वो इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ पा रहे थे, ठीक है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। फिर ऑब्जेक्टिव क्या था रिसर्च का, ठीक है, ये लिखना है। फिर आपको लिखना है रिलेशन ऑफ प्रॉब्लम विद स्कूल, स्कूल से क्या रिलेशन है। तो ब्लैक बोर्ड बहुत सही नहीं था, जिसपे इसी वजह से मैं उनको स्पेलिंग्स लिखती नहीं थी, मैं बोलती थी बस वर्ड्स। तो ये भी मैंने देखा कि अगर मैं स्पेलिंग्स लिखूँ तो ज़्यादा अच्छे से उनको समझ में आएगा, उसकी मीनिंग भी लिख दूँ तो, ठीक है। तो स्कूल से क्या कंसर्न है ये भी लिख सकते हो आप। उसके बाद प्रॉब्लम का स्कोप क्या है, ठीक है, कि वो लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है क्रिएट। फिर मैंने उसकी प्रॉब्लम की कॉज को एनालिसिस किया कि क्या क्या का रीज़न हो सकते हैं। तो पहला रीज़न मैंने देखा कि ब्लैक बोर्ड जो था वो बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है, पहला रीज़न। जिस पे मैं स्पेलिंग लिख रही थी तो क्लियर दिख नहीं रहा था। उसके एविडेंसेस सुपरविजन पे मुझे पता चला, ठीक है। उसके फैक्टर्स फैक्चुअल एजम्पशन था कि बच्चे इसलिए एक्सक्यूज़ बना रहे थे। कंट्रोल ऑफ रिसर्च में हर जगह आपको यस लिखना है, रिसर्चर का कंट्रोल था पूरा पूरा, ठीक है। फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट था बच्चों में, ये भी एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। तीसरी थी वो ऐसा मान लेते थे कि बायोलॉजिकल स्पेलिंग्स जो भी होती हैं बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, ठीक है, इसलिए वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे या फिर याद नहीं करते थे, ठीक है। तो ये तीनों मैंने बेसिकली कॉज देखे थे प्रॉब्लम के, ठीक है। फिर मैंने सोल्यूशन क्या देने किया, या फिर मैंने एक्शन रिसर्च हाइपोथेसिस क्या बनाई, ठीक है। तो मैंने हाइपोथेसिस को आप पूरा एक्सप्लेन करोगे कि आपने क्या क्या हाइपोथेसिस बनाई है। फिर मैंने उस हाइपोथेसिस को एग्जीक्यूट किया। तो पहला मैंने हाइपोथेसिस ये बनाया था बेसिकली कि मैं मोस्ट ऑफ द टर्म्स को मीनिंग के साथ एक्सप्लेन करना स्टार्ट की, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे लिख लिख के, ठीक है। मैं डेली 5 टर्म्स को लिख ट्राई करती थी कि उनको लिख के दे दूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं सेपरेट नोटबुक, सॉरी यहाँ पे नोट मिस्टेक हो गया, नोटबुक मैंने प्रोवाइड करा था कि एक नोटबुक पे आप सेपरेट वो सारी मीनिंग्स लिख लिख के रोज़ रोज़ लाया करो, ताकि आपका एक कलेक्शन ऑफ डाटा तैयार हो जाए वर्ड्स के। फिर मैंने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर आप समझोगे तो, और दैट ये सारे काम किए, ठीक है। फिर इसका रिजल्ट देखा कि मैंने बहुत सारे बच्चों में से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो बाद में इंटरेस्ट लेने लगे। 10 डेज़ 15 डेज़ बाद आप देखोगे कि बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे पढ़ने में, उनको वर्ड समझ में आने लगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल रिजल्ट हो जाएगा। फिर आप सजेशन दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद सजेशंस के बाद बेसिकली आपको रेफरेंसेस देने हैं जो आपने जहाँ जहाँ से आपने चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। सो ये पूरा एक्शन रिसर्च की फाइल थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा वीडियो को तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।